जो पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, क्या ये फेयर एंड फ्री था? क्या ये इलेक्शन अपने टाइम पर हो रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। तो इसका जवाब है कि नहीं। फिर बार बार तारीखें दी गई। वो असेंबलियां जो इमरान खान ने डिज़ोल्व की थी, सिर्फ वो नहीं है कि जो अपने टाइम पे नहीं हो रहा है। जो असेंबली शहबाज शरीफ ने डिज़ोल्व की थी, वहाँ के इंतखाबात भी अपने वक्त पर नहीं हो रहे। जो चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फेस की है, उसका अशरे अशीर भी कभी नवाज शरीफ ने फेस ही नहीं किया। नवाज शरीफ ने जेल काटी है, वो कि बहुत अच्छी कंडीशन में काटी है, लेकिन फिर भी काटी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन सब के साथ यही कुछ हुआ था जो इमरान खान के साथ हो रहा है? एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान ही ले लिया। किचन की गर्मी अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आपको आना नहीं चाहिए था कुकिंग के लिए वहाँ पे। इधर किचन में बम ही फट गया। तो जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी कमख्ती आई हुई है पूरे मुल्क के अंदर, खास तौर पे उन पोलिंग स्टेशन की जहाँ पे इदारों को कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीत सकता है। हर चीज़ का जब बेनिफिशरी नवाज शरीफ है, तो आप एक इलेक्शन के ऊपर तकिया करके इमरान खान अकेले को ब्लेम नहीं कर सकते। इस आदमी की एक लंबी तारीख है। जब पाकिस्तान सही डगर पे चलने लगता है तो ये कोई ना कोई बयानियां बेच के दोबारा एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीट के ले आता। जिस तरह से इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की है कि नवाज शरीफ को फेवर करें, उससे पब्लिक के अंदर रिएक्शन भी ज़्यादा पैदा हो। इट इज़ फर्स्ट टाइम कि एक आदमी निकाला गया और वो गैर मकबूल नहीं हो रहा। इसका इम्पैक्ट बड़ा खौफनाक है। पाकिस्तान के वो इदारे जिनसे पाकिस्तान के बच्चे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने क्या ये घाटे का सौदा नहीं किया? एक पॉलिटिकल एलीट के बच्चों को खुश करने के लिए कौम के बच्चे नाराज़ कर दिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई इदारा इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है तो वो पाकिस्तान की जुडिशरी है। क्या देखते हैं फिर कल सरप्राइज देगी अवाम तो सरप्राइज दे चुकी है। वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि जो हाथों से लगाई हुई गांठें जो है ना, वो दांतों से खोलनी पड़ती। अल्लाह ना करे कि हमें दांतों से गिरें खोलनी पड़े। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ अपने मुल्क से, अपनी मट्टी से, अल्लाह की बरकत से। वोट डालना है कल? मैं वोट डालूंगा जाके, और मैं उम्मीद करूंगा मेरा पूरा पाकिस्तान निकल कर वोट डालेगा। हम बैलेट बक्सों की वो हालत कर देंगे कि वो फटने वाले हो जाएंगे, फिर गिनते रहो गए। अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल किस्म का एपिसोड है क्रॉस एग्जामिनेशन का। उसकी दो रीज़न्स हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ कि ये रूटीन से हट के जो इलेक्शन 2024 इलेक्शन 2024 को हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे। एंड द बेस्ट पॉसिबल एपिसोड इट इज़ बिकॉज ऑफ अनदर रीज़न इज़ कि हम ये जो इलेक्शन 2024 को क्रॉस एग्जामिन करेंगे विद द वन एंड ओनली इमरान रियाज खान। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर द ब्रंच। हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। इट्स बीन अ वाइल, मुलाकात नहीं हुई, बहुत ज़रूरी थी। इमरान, हमने ये देखा कि पाकिस्तान में एक जो इलेक्शन 2 साल हो गए हैं कि पहले पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन नहीं करवाए गए। बाद सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक हीले बहाने जो हैं वो हमने देखना शुरू किए। कभी हमारे पास फंड नहीं है, कभी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। वन वे और दी अदर वे कोई ऐसी हालात बनाए गए कि इलेक्शन एक मुकर्ररा वक्त और एक तयन के मुताबिक जो हों। फिर हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बेशुमार मौके पर अपनी जो जिम्मेदारियां थी वो एहसन तरीके से ना निभाई। और फिर हमने देखा कि एक कंट्रोवर्सीज कमिंग फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन वन आफ्टर द अदर ओवर एंड ओवर अगेन ये सामने आई, जिस पे तकरीबन पूरा पाकिस्तान की हर सियासी जमात ही एक नोशन और एक स्लोगन लेके आई, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। कभी ये पीटीआई ने कहा, कभी ये पीपीपी ने पंजाब में कहा, और कभी पीएमएलएन ने ये सिंध में कहा। और यही बातें जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान खान साहब ने कभी केपीके में कहीं, और इसी तरह बलूचिस्तान में मुख्तलिफ नुमाइंदा जमातें जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोती नज़र आईं। तो ये हम इलेक्शन 2024 को आज क्रॉस एग्जामिन करेंगे कि इलेक्शन 2024 जो हैं अब तक के जो हमने देखा वो क्या मंजर देखा। इस वक्त हम पहले बात कर लेते हैं इससे पीछे की, आज के दिन से पहले की, और आज के दिन के बाद क्या होने जा रहा है वो उसको देख लेते हैं। इमरान, आप क्या ये समझते हैं कि ये सारे हालात में जो पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, क्या ये फेयर एंड फ्री था? देखिए, एक तो चंद चीज़ों को हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ हुआ क्या वो ठीक था या गलत था। फिर देख लेते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। फिर देखते हैं होने क्या जा रहा है। इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, लोगों को समझने में ज़रा आसानी रहे। देखिए, हुआ ये कि क्या ये इलेक्शन अपने टाइम पर हो रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। तो इसका जवाब है कि नहीं।
पिछले साल जनवरी में हुकूमतें ख़त्म हुई थी, 2 सूबाई, उनके इंतखाबात उसूलन अप्रैल में मई में हो जाने चाहिए थे और मई की एक तारीख भी दी गई थी, 15 मई की इंतखाबात की तारीख थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की आप ये समझ लें बदनीयती भी आप इसको शामिल कर लें, उनकी नाअहली भी आप शामिल कर लें और दीगर वजूहात भी आप शामिल कर लें या पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनका गठजोड़ भी आप शामिल कर लें, वो इलेक्शन नहीं हुए। फिर बार बार तारीखें दी गई, कभी तारीख एक और आ जाती थी, फिर नवंबर की आ गई, फिर कभी सितंबर की सुनने में आ रही थी, फिर फाइनली एक तारीख आती है 8 फरवरी। क्या पाकिस्तान के चारों सूबों में और वफाक में जो इंतखाबात हो रहे हैं ये अपने रियल टाइम पे हो रहे हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं। अच्छा, सिर्फ वो असम्बलियाँ जो इमरान खान ने डिज़ोल्व की थी, सिर्फ वो नहीं है कि जो अपने टाइम पे नहीं हो रहा है। जो असम्बली शहबाज शरीफ ने डिज़ोल्व की थी और पंजाब में सिंध में और बलूचिस्तान में, वहाँ के इंतखाबात भी अपने वक्त पर नहीं हो रहे। यानी उस असम्बली को डिज़ोल्व हुए भी आज कई माह गुजर चुके हैं। अगस्त के अंदर, मैं तो था नहीं, एग्जैक्ट डेट मुझे इसलिए याद नहीं है, मैं 16 अगस्त को जो है वो गालिबन दुनिया में नहीं था, वो आई थी। तो वो जो नहीं 16 अगस्त नहीं, ये एक्चुअली उससे पहले हो गया था। केयर टेकर 16 अगस्त को आई थी लेकिन हुकूमत उससे पहले खत्म हो गई थी। द रीज़न वाज के शहबाज शरीफ चाहते थे कि शायद 12 अगस्त की तारीख थी जो मुझे याद पड़ता है, इन्होंने उससे पहले ख़त्म की थी। उसका रीज़न ये था कि ये चाहते थे कि 2 माह के बजाय 3 माह में इंतखाबात हों। तो इनका आइडिया ये था कि हम, क्योंकि अगर अब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 डेज़, मुद्दत पूरी ना करे तो 90 डेज़, विद इन 90 डेज़। तो इन्होंने मुद्दत पूरी नहीं करने दी और चालाकी करके तो 48 घंटे पहले इन्होंने असम्बली ख़त्म कर दी ताकि हम 1 महीना और गेन कर लें। दैट वाज अनदर मैलाफाइडी। तो उसमें आप देखें ना कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इंतखाबात होने चाहिए थे, नवंबर में नहीं हुए, दिसंबर में नहीं हुए, जनवरी में नहीं हुए, फरवरी की तारीख आ गई 8 तारीख। एक तो इंतखाबात अपने टाइम पर नहीं हो रहे। दूसरा, क्या ये इंतखाबात वैसे हो रहे हैं जैसे पाकिस्तान में होते रहे हैं? हमारे यहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल जो हैं वो इसको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि देखो जो होया नवाज शरीफ नाल और जो कुछ हुआ बेनज़ीर के साथ और जो कुछ हुआ माजी में वही आज हो रहा है। सो 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। तो ये तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। देखें, ये एक पहलू है इसका, एक पहलू और भी है। क्या इस पैमाने पे ये चीज़ें होती हुई आपने कभी देखी? सवाल ही पैदा नहीं। मार्शल लॉ में देखी? नहीं देखी। अगर आप पाकिस्तान के तमाम अदवार में जब जब इलेक्शन आए, उन इलेक्शंस में होने वाली ज़्यादतियों का मजमूआ इकट्ठा करें और उसको मल्टीप्लाई करें आप 2, 3, 4, 5 से, तो जाके ये शायद सिनेरियो बने जो इस वक्त पाकिस्तान में है। यानी जो चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फेस की है उसका अशरे अशीर भी कभी नवाज शरीफ ने फेस ही नहीं किया। यानी वो कादी साहब फरमाते हैं, बड़ा प्यारा जुमला उनका, किचन हीट इन द किचन। किचन की गर्मी अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आपको आना नहीं चाहिए था कुकिंग के लिए वहाँ पे। इधर किचन में बम ही फट गया है और वो भी क्लस्टर्ड बम, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी जनरेट होती है। तो सिंपल इज़ दैट कि इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं हो रहे, इलेक्शन अपने तरीक़ेकार से बहुत हट कर हो रहे हैं। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान ऐसे छीना गया आज तक? नहीं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग अचानक गायब रह के वापस आए और वापस आकर उन्होंने कहा जी हम इस पार्टी में नहीं हैं, अब या तो हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे या हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए हैं? ये भी हमने ऐसे होते हुए नहीं देखा। इतना बेहुदा तरीके से तो कभी भी, इतने भोंडे तरीके से, इक्का दुक्का वाकया कहीं पे कोई हो जाए, बंदे गायब तो नहीं होते थे, बंदे प्रेशराइज हो जाए। ये तो एक पैटर्न बन गया ना कि दर्जनों के लिहाज से, सैकड़ों के लिहाज से जो है बंदे गायब वापस आए, उनकी सोच ही बदली हुई थी। ये हमने बार बार देखा। फिर हमने एक नई चीज़ देखी कि कागजात नामजदगी छीन लो। फिर हमने एक और चीज़ देखी कि जितने बड़े पैमाने पर 40 बंदों को तो आपने इलेक्शन लड़वाया, रिप्रेजेंट किया है। जब ये नॉमिनेशन पेपर जो है वो सबमिट करने जाते थे, इतने बड़े पैमाने पर रिजेक्शन नहीं हुई, कभी भी नहीं इस मुल्क की तारीख में नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। और इतने बड़े पैमाने पर वो रिजेक्ट भी नहीं हुई। यानी कहीं से होप आती थी तो बिल्कुल एक नाउम्मीदी, एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान ही ले लिए। फिर उसके बाद प्रपोजर और सेकेंडर जो हैं वो जिस तरीके से किडनैप, उनको किडनैप किया गया। फिर अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी कमख्ती आई हुई है पूरे मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पे उन पोलिंग स्टेशन की जहां पे ऐसा लगता है इदारों को कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीत सकता है। अब ये वो सिचुएशन है जिसमें इंतखाबात हो रहे हैं।
सो क्लासिकल और एक मैनिपुलेशंस पॉलिटिकल और लीडर riggings। को जेल में डाला हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल लीडर जेल में जाते हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान है वो भी जेल में थे, जो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये बात जेल, जरदारी ने काटी है जेल, बेनज़ीर भुट्टो ने इन चीज़ों को भुगता है, नवाज शरीफ ने जेल काटी है, वो कि बहुत अच्छी कंडीशन में काटी है लेकिन फिर भी काटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन सब के साथ यही कुछ हुआ था जो इमरान खान के साथ हो रहा है? तो इसका जो जवाब है वो एक बहुत बड़ा नो है। द रीज़न इज़ कि आज कुछ दोस्त कहते हैं कि कल इमरान खान बेनिफिशरी था, आज नवाज शरीफ बेनिफिशरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ कब बेनिफिशरी नहीं था? जुनेजो के खिलाफ बेनिफिशरी कौन था साजिश का? नवाज शरीफ। बेनज़ीर के खिलाफ 2 साजिशें हुई, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। ज़ियाउल हक के मार्शल का बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। 97 में जो धांधली हुई, टिका के 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। मुशर्रफ के साथ डील करके सऊदी अरब की और अरब ममालिक की गारंटी लेकर पाकिस्तान से बाहर गया, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। फिर एक डील के तहत पाकिस्तान में वापस आया, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। मेमो गेट स्कैंडल के अंदर जो कुछ किया, काला कोट पहन के जैसे कोर्ट में गया, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। इफ्तिखार चौधरी की बहाली के नाम के ऊपर जिस तरह के बाद में जजेस भर्ती हुए और उन जजों की लिस्टें कहाँ से बनी और उन जजों ने किसके साथ वफादारी दिखाई, इसका बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। जरदारी साहब के खिलाफ जिस किस्म का बयानिया पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के इदारों में बनाया गया, उसका बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। इमरान खान की हुकूमत आती है और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत को जिस तरीके से गिराया गया, उसका बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। बाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन बना? नवाज शरीफ का भाई। बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। बाद में वज़ीर आला पंजाब कौन बना? नवाज शरीफ का भतीजा। बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। इमरान खान को अजीबो-गरीब केसों में गिरफ्तार किया गया, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। 9 मई का सानिया हो जाता है, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। पाकिस्तान वापस आने पे हमारा निज़ाम जिस तरह नंगा नाचा है, उसका बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। और जिस तरीके से रियासत ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया लाडला बनाकर इलेक्शन जितवाने के लिए, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में एक पोस्टर, एक बैनर लगाने की इजाज़त नहीं मिली, वो एक जलसा, एक जुलूस नहीं कर सके जहां उनको मारना पड़ी हो, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। हज़ारों लोग आज भी 18,000 के करीब बंदे जेलों में पड़े हुए हैं, बेनिफिशरी कौन है? नवाज शरीफ। तो हर चीज़ का जब बेनिफिशरी नवाज शरीफ है, तो आप एक इलेक्शन के ऊपर तकिया करके इमरान खान अकेले को ब्लेम नहीं कर सकते। इसको समझें, इस आदमी की एक लंबी तारीख है। ये हमेशा जब पाकिस्तान सही डगर पे चलने लगता है तो ये कोई ना कोई बयानियां बेच के दोबारा एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीट के ले आता है। अल्लाह अल्लाह करके मामला ठीक होते हैं, ये वापस दावत देने वाले आदमियों के अंदर सबसे सरे फहरिस्त है। अब मामला ये है कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, ये एक नया पैटर्न सेट हो रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान ने ये किया, देखें आप इसको ज़रा समझें। पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत आ रही होती है ना, एस्टेब्लिशमेंट उसकी हुकूमत आने की असेसमेंट पहले ही कर लेती है और फिर उसके साथ एक वर्किंग रिलेशन बनाती है। एस्टेब्लिशमेंट के बाद अपने कुछ घोड़े होते हैं, हमेशा वो अपने घोड़े उस हुकूमत में शामिल करवा देती है। उसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक गुडविल जेस्चर चला जाता है, दूसरा वो उन घोड़ों की मदद से उस पार्टी के अंदर या उस हुकूमत के अंदर मामला को देख सकती है और वो मेरे ख्याल में उनको लगता है कि ये ठीक भी है और इस हद तक वो करते ही हैं। और इस हद तक कोई, यानी ये चीज़ अगर आप डेमोक्रेटिकली देखें आप या इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो ये गलत है, लेकिन हमारे यहाँ की एक रियलिटी है और इससे कोई बहुत बड़ा वाला फ़र्क नहीं पड़ता था। आप गौर करें ना, 2008 में आइडिया हो गया था एस्टेब्लिशमेंट को कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की आएगी, तो जितने भी ख़ास किस्म के लोग हैं, जागीरदार टाइप या जो इलेक्टेबल्स हैं, वो 15 की तादाद में, 20 की तादाद में, वो ऐसे लोग हैं, चाहे वो आज़ाद जीते हों, चाहे उनको पहले ज्वाइनिंग करवाई गई हो, उन लोगों का रुख मोड़ दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ और फिर उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन बन गया। वॉर एंड टेरर जब चल रहा था 2008 के बाद, तो आपको याद है कमरुज़्ज़मान कायरा और DGISPR मिलकर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, वो था एक वर्किंग रिलेशन। वो ज़रूरी भी होता है
हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट के बीच में या एस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक वर्किंग रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे जैसे मुल्क में, सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। तो वो एक वर्किंग रिलेशन बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने 4 कदम आगे बढ़ाए, 2 कदम जरदारी साहब आगे आए और उनका काम चल गया। एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया कि जरदारी साहब बहुत तेज़ी से डीफेम हो रहे हैं। लॉयर मूवमेंट के बाद सिचुएशन बदलना शुरू हुई। जजेस की एक बड़ी तादाद वो आ गई जो नून लीग के कैंप से, उनको समझा जाता था कि इनके पसंदीदा वकला जो हैं वो जजेस में कन्वर्ट हो गए और बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंचे भी, आज भी पहुंचे हुए हैं। तो हुआ ये कि पीएमएलएन की मकबूलियत शुरू हुई, तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो एक वेट था वो इस पलड़े में शिफ्ट कर दिया 2013 में। देखो हुकूमत इनकी आ रही है तो इनके साथ आप लड़ाई तो नहीं करनी है, एस्टेब्लिशमेंट ने तो मुल्क चलाना है, काम करना है, अपना इदारा चलाना है, बाकी इदारों को देखना है इधर उधर। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वहां शिफ्ट होना है जहां पे पब्लिक शिफ्ट हो रही है। 2018 आ जाता है। अब 2018 के सारे सर्वेज कह रहे थे कि इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है इस वक्त इस मुल्क में। कोई एक सर्वे मुझे दिखाएं जिसमें इमरान खान पॉपुलर ना हो और कोई और पॉपुलर हो। एस्टेब्लिशमेंट का वेट ऑटोमेटिकली इमरान खान के कैंप में शिफ्ट हो जाना ऑब्वियस था, लेकिन पंजाब के अंदर से ये वेट शिफ्टिंग पीएमएलएन क्योंकि इसकी बेनिफिशियरी रही हमेशा से, तो उनको इसका सारे का आइडिया था। उन्होंने इसको एक्सपोज करना शुरू किया बहुत तेजी से और इसके ऊपर एक नैरेटिव बनाया कि ये सिलेक्टेड है, या हालांकि हर हुकूमत ही फिर तो सिलेक्टेड है ना। सबको कुछ 5% की, 7% की, 10% की मदद दे के एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ एक रिलेशन बना लेती है और वो उनकी मजबूरी भी है, हुकूमत के साथ काम करना है उन्होंने बाद में। और वही नंबर गेम में सबसे पिवटल लोग हैं इलेक्टेबल्स। देखें अगर वो ज्यादा भी जीत रहे हो पीएमएलएन के, वो मेजॉरिटी भी हो, फिर भी ये लोग मैटर तो करते हैं ना कि आपकी ज्यादा मेजॉरिटी हो जाती है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो ये नैरेटिव बनाया जाता है, हालांकि कोई नई चीज़ नहीं हुई थी। नई चीज़ पहली मर्तबा अब हो रही है। सारे सर्वेज क्या कह रहे हैं, कौन जीत रहा है इस वक्त? तो यही सर्वेज है कि इमरान खान साहब जो है इमरान खान जीत रहा है। इट इज़ फर्स्ट टाइम कि एस्टेब्लिशमेंट का वेट इमरान खान के पलड़े में नहीं आ रहा। नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म बनी थी तो तब एस्टेब्लिशमेंट ने ये मान लिया था कि इनकी मकबूलियत है, इनके साथ चलना होगा। उन्होंने अपना कुछ वेट वहाँ शिफ्ट कर दिया, वो कि वो नहीं चल पाई, कुछ अर्से के बाद उनको हटाना पड़ा। फिर नवाज शरीफ साहब की बात बनी और आईजीआई बनी तो वो सारा वेट वहाँ शिफ्ट कर दिया। इस मरतबा मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में कि एस्टेब्लिशमेंट का वेट वहाँ नहीं जा रहा जहाँ पे पब्लिक का वेट आ रहा है। ये एक फ़र्क है। फिर जिस तरह से इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने, पुलिस ने, इंतज़ामिया ने, निगरान हुकूमतों ने कोशिश की है कि नवाज शरीफ को फेवर करें, उससे पब्लिक के अंदर रिएक्शन भी ज़्यादा पैदा हो। इट इज़ फर्स्ट टाइम कि एक आदमी निकाला गया और वो गैर मकबूल नहीं हो रहा। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना, एक आदमी निकाला गया वो गैर मकबूल नहीं हो रहा, वो मकबूल होता चला जा रहा है, उसके खिलाफ हर हरबा जो है वो उल्टा हो जाता है। तो हमने 2 चीज़ें डिस्कस की। एक, क्या ये इलेक्शन अपने टाइम पे हो रहे हैं, आईनी मुद्दत के अंदर हो रहे हैं तो नहीं हो रहे। 2, क्या ये इलेक्शन अपने आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं और ये ऐसे इंतखाबात हैं जिसको पाकिस्तान में और दुनिया भर में तस्लीम किया जाएगा? तो उसका जवाब है नहीं। अभी आलमी मीडिया आप खोल लें, स्काई न्यूज़ ने अभी रिपोर्ट दी है, आप बीबीसी को देख लें, फाइनेंशियल टाइम्स ने, पूरी दुनिया अल जज़ीरा को देख लें, आप इकोनॉमिस्ट को देख लें, सीएनएन द टाइम्स को देख लें, मैगजीन को, जिसको मर्जी आप देखें, वो सब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक मुतनाज़ इलेक्शन होने जा रहा है। दे आर ऑल ओपनली, ऑलरेडी हो चुका है मुतनाज़, इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ। तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तीसरा ये है कि इसका इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट बड़ा खौफनाक है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में तो इम्पैक्ट पिछले 1.25-2 साल से हम जिन हालात में हैं वो तो सबको पता है। यानी मैंने इकॉनमी पे एक पूरा वीलॉग किया और मैंने बताया कि जिस इकॉनमी को तबाहशुदा इकॉनमी कहा जाता था वो इससे कितनी बेहतर थी, और आज की इकॉनमी जिसको कहा जाता है कि ये स्टेबल हो गई है, ये कितनी बुरी है। आलमी इदारों की रिपोर्टें हैं, गवर्नमेंट के अपने इदारों की रिपोर्टें हैं। मैं कोई बात अपने से नहीं कर रहा था, मैंने सारे वो फिगर कोट किए जो गवर्नमेंट के अपने फिगर हैं, रिपोर्टेड फिगर्स हैं, जो सरकारी फिगर्स हैं, जो आलमी सतह पे और लोकल सतह के ऊपर रिपोर्ट हुए हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान की अबतरी हुई है पिछले 2 साल के अंदर, और उसके अंदर बड़ा किरदार पीडीएम ने अदा किया। वो तो तबाही करके गए हैं बहुत बुरी तरह। मुल्क खड़ा हो जाता है। हमने मुल्कों को नीचे जाते और ऊपर जाते हुए देखा है। आपने देखा ईरान का पैसा कहाँ गिर गया, वो आज भी खड़े हैं।
आपने देखा तुर्की कहाँ नीचे तक डिप हुआ और फिर वापस ऊपर आया। अभी जो हालात डिस्टेबलाइज हुए यूके में, वो कितना डाउन गए और फिर उन्होंने अपने आप को दोबारा संभाला। तो ये दुनिया में होती हैं चीज़ें कि पॉलिटिकली जब वो डिस्टेबलाइज होते हैं या उनके ऊपर दूसरे फैक्टर्स आते हैं तो वो ख़राब होकर ठीक हो जाते हैं। एक चीज़ जो नहीं ठीक होती ना, वो प्रॉब्लम करती है। वो है कि लोग क्या सोच रहे हैं, नैरेटिव क्या है, लोगों की सोच क्या है, क्या लोगों में कॉन्फिडेंस है या लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। हमने जो सबसे बड़ी गलती कर दी वो ये कर दी कि हमने अपनी मिडिल क्लास को नाराज़ कर दिया। सबसे बड़ी गलती जो कर दी वो ये कर दी कि हमने अपने नौजवान को नाराज़ कर दिया और उसको मायूस कर दिया। वो ज़ोर लगाने के लिए तैयार नहीं है। लोग कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कायम हो गया लास्ट। और ये वो लोग नहीं हैं जो मजदूरी करने जा रहे हैं। मजदूरी तो अब दुनिया में मिल नहीं रही। वैसे ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हुनरमंद हैं, या जो माहिरीन हैं, इस किस्म के लोग, या जो इन्वेस्टर्स हैं, ये पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं और बाहर जाके अपने सेटअप्स लगा रहे हैं या अपनी खिदमात दे रहे हैं। ये हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे आता है बहुत लंबे अरसे तक के लिए। एब्सोल्युटली। हमने जो लोगों को कॉन्फिडेंस ले लिया और उनको नाराज़ कर दिया और उनका एतमाद ख़त्म कर दिया सिस्टम के ऊपर, ये सबसे बड़ी ख़राबी है। हमने अपनी यूथ को क्या पैगाम दिया? यानी हमें उनको ये बताना चाहिए था कि मुल्क आपका है, भी बच्चों आपने फ़ैसला करना है, आपके पास ओनरशिप है इस मुल्क की, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास ये पावर है कि आप फैसला करें और आपकी बात सुनी जाती है। और यही आईनी बात है और यही है आईने पाकिस्तान की बुक में जो है वो लिखा हुआ है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे आती है? अथॉरिटी से आएगी ना। जैसे अथॉरिटी मिलेगी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जब वो ये देखेगा कि मैंने कुछ किया और उसका इम्पैक्ट आया तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ओनरशिप आएगी अपने मुल्क की। जब उसको पता चल रहा है, यानी अब नौजवानों से आप मिले, वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे वोट की क्या औकात रह गई है। वो ये कहते हैं कि हमारा वोट यहाँ पे 50 किलोमीटर दूर बना दिया दूसरे शहर में। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरा वोट झंग बना दिया। मैंने कहा फिर? कहता जी मैं कल सुबह की बस से झंग जा रहा हूँ। मैंने कहा तू झंग जाएगा? कहता जी मैं बस से जाऊँगा झंग में, वहाँ जाके वोट डालूंगा, इलेक्शन वाले दिन फिर वापस कोई बस मिली तो आ जाऊँगा। इमरान, बहुत से लोग हैं। मैंने कहा तू रहेगा कहाँ पे? हाँ। उसने कहा जी वहाँ कोई मज़ार शज़ार या कोई ऐसी जगह होगी, कोई मस्जिद होगी, मैं वहाँ रात रोक लूँगा। अब मुझे आप ये बताएं कि इन नौजवानों को आपने मैसेज क्या दिया? आपने उनको नाराज़ किया। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के वो इदारे जिनसे पाकिस्तान के बच्चे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने क्या ये घाटे का सौदा नहीं किया? एक पॉलिटिकल एलीट के बच्चों को खुश करने के लिए कौम के बच्चे नाराज़ कर दिए जो हमारी स्ट्रेंथ थे। यानी एक पॉलिटिकल एलीट है ना, उनके थोड़े से बच्चे हैं, 6-7 नाम है, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। उनके बच्चों को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए कौम के बच्चे सारे नाराज़ कर लिए। अब अच्छा, कभी भी यदि कुछ बिगड़ता नहीं है, हर वक्त आपके पास वापसी का रास्ता होता है, लेकिन जितना आगे आप बढ़ जाते हैं ना, वापसी का रास्ता उतना दुश्वार हो जाता है। वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि जो हाथों से लगाई हुई गांठें जो है ना, वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। अल्लाह ना करे कि हमें दांतों से गिरें खोलनी पड़े, लेकिन इस बारे में मेरे ख्याल में सोचा ही नहीं गया। मुखालफत और नफरत इतनी बढ़ती गई कि वापसी का किसी ने सोचा ही नहीं, और नवाज शरीफ ने इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। आप गौर करें कि एक छोटी सी चीज़ को कैसे चिंगारी बनाकर ये लोग भड़काते थे, वो आपके सामने था। क्या प्रोटेस्ट PMLN ने नहीं किए? क्या बयानात नवाज शरीफ ने नहीं दिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग पे हमला नहीं हुआ था? क्या नैब के दफ्तर में, जिस दिन नैब के दफ्तर में हमला हुआ, मैं वहाँ मौजूद था। शीशे टूट रहे थे, बंदे जख्मी हो रहे थे, मैं देख रहा था, मैं वहाँ कवरेज के लिए गया हुआ था। तो क्या हमला नहीं हुआ था? क्या इससे पहले और हमले नहीं हुए? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा ना 9 मई के हमले को, ना उससे पहले वाले किसी हमले को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता छोड़ना चाहिए। जब आप उन लोगों के लिए बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, जिन्होंने रियासत के साथ हथियार उठा के लड़ाई की, और आप कहते हैं कि हम कौमी धारे में लाना चाह रहे हैं, तो फिर वो नौजवान जो मिडिल क्लास के हैं और आपके शहरों में रहते हैं, उनके लिए आपको ज़्यादा बड़ा दिल करना चाहिए। वो ज़्यादा मूव करते हैं आपकी सोसाइटी में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव लोग होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये था इसका इम्पैक्ट जो है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान को, यानी मुझे लगता है कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक कर देंगे।
मुझे लगता है हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक कर लेंगे। दहशतगर्दी आई है, निमट लेंगे, पाकिस्तानी बड़े तगड़े हैं, हम हर चीज़ से निमट लेंगे। लेकिन जो दिमागों के अंदर एक ऐसी सूरत पैदा हो रही है जिसमें लोग अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों से नाराज़ हो रहे हैं, और लोगों के दिमाग में ये सोच पैदा हो रही है कि क्या इस मुल्क में हमारा स्टेक उतना ही है जितना एलीट क्लास के बच्चों का है। जब मिडिल क्लास का बच्चा ये सोच रहा है ना कि एक पॉलिटिकल एलीट है, जितना ये मुल्क उसका है क्या मेरा भी उतना है, जब उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा ना, तो ये हम अपना लॉस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा लॉस है और लगातार लॉस कर रहे हैं। ये हमने एक तो डिस्कस कर लिया कि एक्चुअली ये आइन के मुताबिक इलेक्शन हो रहे हैं तो नहीं हो रहे, टाइम के लिहाज से शफाफियत, इस शफाफियत पे हमने बात की तो वो नहीं हो रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड पे हमने बात की तो वो नहीं हो रही, निज़ाम नवाज शरीफ साहब के लिए काम कर रहा है तो वो सबको नज़र आ रहा है और वो निज़ाम को मियाँ साहब नंगा करते जा रहे हैं। और आखिरी चीज़ हमने डिस्कस की कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। सबसे खौफनाक इम्पैक्ट नौजवानों के जहनों के ऊपर आ रहा है। अब आ जाएं आपका वो सवाल जी हाँ, जो आपने एंड में उठाना था। ये मैं आपसे पूछता हूँ, पहले तो क्या होगा 8 फरवरी को, आपको क्या लगता है? देखें, नज़र ये आ रहा है कि जो प्री पोल रिगिंग जिस तरह शुरू की गई है, इसकी लास्ट एपिसोड जो है वो आपको 2 सूरतों में जो है वो मुमकिन नज़र आ रही है। एक हमने ये देखा, जिस तरह हमने डिस्कस किया, चूँकि मैंने बजाते ख़ुद जो है वो दर्जनों के लिहाज से केसेस किए हैं कि जिनमें जो कैंडिडेट्स हैं उनके नॉमिनेशन पेपर छीने गए और उन नॉमिनेशन पेपर में बेसलेस किस्म की अनोमलीज़ को बेस सेटअप करके उनको रिजेक्ट किया गया। फिर हमने ये देखा कि मैं बजाते ख़ुद भी कई शहरों में गया और मैं कैंडिडेट्स के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गया। मेरे साथ दर्जनों वकला मेरे ऑफिस के डिफरेंट कैंडिडेट्स के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव थे। उनके प्रपोज़र और सेकेंडर्स को घरों से 1 दिन पहले, 4 दिन पहले वो अबडक्ट किया गया, जिस पे हमने दर्जनों के लिहाज से लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में और लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर बेंच में पिटिशंस फाइल की उनकी रिकवरी के लिए। यहाँ तक भी कि हमने FIR रजिस्टर करवाई उनके अगवा की। लेकिन इसके बावजूद ना ही तो उन दिनों में जबकि उनकी रिक्वायरमेंट थी फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ प्रपोजल, सेकेंडर अपने दस्तखत की जो है वो तस्दीक करता है कि मैं तायद को निंदा हूँ और ये तजवीज़ को निंदा है, तो हमने ही जो है वो अपने दस्तखत किए हैं। तो जब तक कि वो प्रोसेस 28 तारीख जो डेट कट ऑफ डेट थी, जब तक वो गुजर नहीं गई, इलेक्शन की स्क्रूटनी का टाइम मुकम्मल नहीं हो गया, वो अपने घरों में लौट के ना आए। तो ये प्री पोल रिगिंग की डिफरेंट फॉर्म्स थी। सब्सिक्वेंटली फिर हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक मुतनाज़ा तरीन जो है वो फैसला आया। एंड दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर सेइंग, यू नो जी, क्योंकि ये फैसला एक PTI एक जमात का आया तो उसके बारे में बात की जा रही है। ये किसी भी सियासी जमात के साथ इस तरह का फैसला, इस तरह के करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के साथ और इस तरह की एक मतलब फजूल किस्म की बुनियाद बना के एक वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और ये कंटिन्यूएशन है, ये दाव तो लग गया, ये लग गया, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन आ गई। अब ये खदशा जो है वो बड़ा वाज़े है, जिसकी इब्तदाई जो है वो शहादतें भी आना शुरू हो गई कि एक बहुत बड़े लेवल पे देखें, एक नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 400-450 पोलिंग स्टेशन हैं। तो किसी भी कैंडिडेट को जो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है, तकरीबन 800-900 के करीब जो है वो पोलिंग एजेंट चाहिए। तो अब वो पोलिंग एजेंट जो है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा गैर महफूज जो है वो कंसिडर कर रहे हैं और ऑन द राइट बेसिस। बल्कि बहुत से लोगों को जब इब्तदाई तौर पर जो है वो ये रोल डिटर्मिन कैंडिडेट्स ने करना शुरू किए कि ये एक पॉलिटिकल पोलिंग एजेंट के तौर पर जो है वो काम करेंगे, तो उनको इब्तदाई तौर पर भी जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात में वो इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। हमने जो स्क्रूटनी प्रोसेस में ब्रोक्रेसी देखी है पाकिस्तान की, कभी पाकिस्तान की सिविलियन ब्रोक्रेसी इस हद तक जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड और लेटी हुई नज़र नहीं आई जो कि इलेक्शन की स्क्रूटनी के टाइम पे नज़र आई है। यानी कि 100 में से 100 तकरीबन लोग ही जो हैं वो ज़मीन पे लेट गए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं और ये फ्री एंड फेयर प्रोसेस जो रिकॉर्डेड चीज़ें आ चुकी हैं, जिनके शवाहिद जो हैं वो अदालतों में CSS और DMG जितने ये ऑफिसर जो हैं DMG, उनको सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है कि क्या उनकी इतनी काबिलियत भी नहीं है कि वो ये फैसला कर सकें खुद से कि कौन आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है और कौन नहीं है। अगर तो वो ये फैसला नहीं कर पा रहे तो आपको एक तो दाद देनी पड़ेगी जुडिशरी को। बेशक आप लोगों ने बहुत मुश्किल से किया, लेकिन आपको ये दाद देनी पड़ेगी कि आज भी अगर पाकिस्तान में कोई इदारा इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, बड़े पैमाने पर नहीं तो चले
बाकियों से बेहतर, बाकियों से तो वो पाकिस्तान की जुडिशरी है 100%। यानी होप आपकी अल्टीमेटली जाके जहाँ पे आपकी होप खड़ी हो जाती है वो आपकी जुडिशरी है। अल्लाह के पास पेश होने से पहले ये लास्ट होप है। अब बात ये है कि लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। मैं आपका भी एक वो सुन रहा था क्लिप, आपने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड करवाया था, मैंने वो सोशल मीडिया पे देखा और बहुत सारे लोगों का मैंने देखा। लोगों को निकलने की तरगीब तो लोग बहुत दे रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं लोगों से बात करते हैं और जो लोग हमें आकर बताते हैं वो कहते हैं जी बहुत दुनिया निकलेगी, बहुत दुनिया निकलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इलेक्शन डे को मैनेज करने की कैपेसिटी होती है इस निज़ाम में तो ये निज़ाम इतने सारे कपड़े अपने ना उतारता जो ये पिछले 3-4 माह से हम उतरते हुए देख रहे हैं। निज़ाम को इतना नंगा हम ना देख पाते अगर इस निज़ाम में ये कैपेसिटी होती कि ये इलेक्शन डे को अकेला मैनेज कर सकता। मुझे नहीं लगता ये मैनेज कर पाएंगे, और अगर ये मैनेज नहीं कर पाएंगे तो नताइज क्या होंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर मुझे जो चीज़ अली एक बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त खौफज़दा कर रही है वो ये है कि इंतकाल इक़्तिदार। मुझे ऐसा लगता है कि इस मरतबा ये स्मूथ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है उसको इतना दीवार के साथ लगाया गया है कि अगर वो बहुत भी ज़ोर मार लेगी ना, बहुत भी ज़ोर मार लेगी तो फिर भी इतना उनको दबा दिया जाएगा कि एक अजीबोगरीब खिचड़ी पक जाएगी। अगर खुला छोड़ें तो वो अभी 3/4 से आ जाएंगे, वो 75% सीटें लेके आ जाएंगे, वो बलूचिस्तान से जीत जाएंगे, केपी पूरा जीत जाएंगे, पंजाब जीत जाएंगे, वो तबाही फेर के आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो कोशिश की जा रही है उस कोशिश के नतीजे में जो लोग जीत कर आएंगे वो हुकूमत कैसे बनाएंगे। क्योंकि जो मतंजन पकने जा रहा है ना, जो मुझे नज़र आ रहा है, देखिए हम यहाँ पे इलेक्शन कवर कर रहे हैं अभी, जैसे आप कोर्ट में जाते हैं ना, आपको जज को सलाम जवाब में आपको आइडिया हो जाता है कि आज जज साहब का मूड क्या है, किस तरफ जा रही है बात। अंदर दाखिल होती है आप कोर्ट के माहौल को भी भांप लेते हैं कि यहाँ गर्मी है या मौसम ठीक है, कि मैं गलत टाइम पे गलत जगह तो नहीं आ गया। तो इसी तरह हम जो जर्नलिस्ट हैं ना, हम भी चीज़ों को स्मेल कर लेते हैं। भाई काफ़ी इलेक्शन कवर किए हैं, ज़िमनी इलेक्शन कवर किए हैं, जनरल इलेक्शन कवर किए हैं, उसके अलावा बल्दियाती इलेक्शन बहुत कवर किए हैं, जो गली मोहल्लों तक की सियासत के अंदर आपको जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में जो मतंजन पकने जा रहा है ना, उसका जायका अच्छा नहीं होगा। और वो लोग जो इस वक्त शेरवानियाँ सिलाकर बैठे हुए हैं, मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो बेचारे बदमज़ा ना हो जाएं और ज़्यादा। मैं शरीफ फैमिली की तरफ अगर आपको इशारा करूं तो उनकी 2 बड़ी सीटें जिसके ऊपर उनको बड़ा तकिया है कि वो ले जाएंगे, एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की और एक वज़ीर-ए-आला पंजाब की। मुझे इन दोनों सीटों के ऊपर उनकी फैमिली से ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार बाहर नज़र आ रहे हैं। यानी बहुत अजीब सी सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में इनकी ये हालत हो जाएगी कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा जिन जो है वो बोतल में बांधा है अभी। और इनकी हालत ये है कि अगर ये कोई बात ना माने तो इनको सिर्फ वो जिन दिखा दें या उसकी तस्वीर दिखा दें या उसकी आवाज़ सुना दें तो ये सारा कुछ मान जाएंगे। इसको आप टेक्निकली समझें ना, आप नवाज शरीफ से अगर कोई बात कही जाए कि मियाँ साहब ऐ कर दो, मियाँ साहब कहते हैं जी मैं ये बात नहीं करता, तो मियाँ साहब को कहा जाता है कि जी 1-2-1.5 हफ्ते के अंदर इमरान खान को फिर फील्ड मिल जाएगी और वो जमानतें करवा के बाहर आ जाएगा। तो मियाँ साहब के पास फिर 2 ही रास्ते होंगे, या हीथ्रो एयरपोर्ट या इस्लामाबाद एयरपोर्ट। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट अगर वो आएंगे तो वो फिर उसी तरह आएंगे जैसे उनको कहा जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि इस मतंजन में बहुत सारे लोग बदमज़ा होने वाले हैं। और मुझे इन इलेक्शन में ना एक और भी थोड़ी सी मुझे वाइब्स आ रही हैं कि बड़े बुर्ज गिर भी जाएंगे, और यानी बहुत सारे ऐसे लोग तो जीतेंगे या उनको जितवाया जाएगा कि एक पोजीशन बन जाए, एक ऐसी पोजीशन बन जाए जिसमें जो मेन प्लेयर्स हैं उनकी टेबल के ऊपर गेम इस सिचुएशन में आ जाए कि वो अपने मोहरे चला सकें। वो सिचुएशन तो उन्होंने बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन साथ ही साथ वो जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनके बड़े बुर्ज, उनको भी गिरने देंगे, रोकेंगे नहीं, खुद नहीं गिराएंगे। वो एक्चुअली गिरे हुए हैं, उनको सहारा शायद आखिरी दिन पे या आखिरी घंटों में ना मिले। अगर ये बड़े बुर्ज गिर जाते हैं ना तो हैंडलिंग बहुत आसान हो जाती है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अनवारुल्लाह काकड़ टाइप का कोई वज़ीर-ए-आज़म शायद पाकिस्तान पे आएगा,
और मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक इलेक्शन और दोबारा लड़ना पड़ेगा पाकिस्तानियों को। ये रिकॉर्ड के ऊपर रहेगा, वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर तो ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता तो इस पे बहुत बड़े बड़े सवालात पैदा हो जाएंगे। अमेरिका की मौजूदा हुकूमत को पाकिस्तान में ज़्यादा मुदाखलत करने का शौक़ नहीं है, चाहे जितनी मर्जी ज़्यादती हो, लेकिन जो एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट है जो अमेरिका में आ रही है वो इसमें दिलचस्पी लेगी। और आपको पता है जो अमेरिका दिलचस्पी लेता है तो गल्फ भी लेता है, सऊदीया भी लेता है, यूएई भी लेता है, बाकी भी लेते हैं सब। और चीन और रशिया तो ऑलरेडी वो एक ख़ास किस्म का कैंप, आपको आइडिया है ही कि वो कहाँ खड़े हैं। इस सारी सिचुएशन में जो नई एडमिनिस्ट्रेशन वाइट हाउस में आएगी उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, जो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम अगर आज फैसला करें कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है और कल हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं तो अमेरिका की जरूरत ही नहीं होगी कि उसके ऊपर सवाल उठा सकेगा। कोई भी नहीं उठा सकता, वो कह ही नहीं सकेगा। अगर उसकी पसंद की हुकूमत नहीं भी है तो वो नहीं कह सकेगा कुछ। भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, पब्लिक ने वोट किया है, पाकिस्तान के लोगों का फैसला है, हमें मानना पड़ेगा। सो इमरान, इस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो पब्लिक डिसअपॉइंटमेंट है, दैट इज़ एट द हाईएस्ट लेवल, ये है, बट एट द सेम टाइम जो पब्लिक ने अवेयरनेस क्रिएट की है और जो पब्लिक इस वक्त अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद जो प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रही है, आपने देखा इनोवेटिव किस्म के मेथड्स आ रहे हैं कैंपेन के, आपने जोशो वलवला देखा। ये इतनी बड़ी तादाद में एक जनरल पॉलिटिकल फोरकास्टिंग है कि अवाम बहुत बड़ी तादाद में जो है वो वोट डालने जा रही है। आप कल इलेक्शन डे पे लोगों को क्या वो पैगाम देंगे जिससे उनमें ये मज़ीद शऊर और वलवला आए कि वो अपने वोट की अहमियत को जान सकें? तो मैंने एक वीडियो में भी कहा था, मुझे मेरी टीम के लोग बैठे थे, कहते सर एक मैसेज आप रिकॉर्ड करवा दें। तो मैंने वहाँ भी कहा था कि यार अगर मैं नहीं मायूस हो रहा तो आप तो ना ही हो बिल्कुल। मैंने उन्हें यही कहा था। देखो अली, अगर कोई 4 बंदे जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ तो उनमें एक आप भी हैं। और अगर कोई मुझे जानता है तो कोई क्लेम कर सकता है कि मैं इमरान रियाज को जानता हूँ, तो उसमें मियां अली अशफाक एक आदमी है जो एक्चुअली ये कह सकता है कि मैं इसको जानता हूँ। और आपको ये भी पता है कि मुझे चोट लगी होती है और मैं नहीं बताता कि कहाँ लगी है, ढूंढनी पड़ती है कि किधर लगी है। तो वो मैं तो मायूस नहीं, ये मुल्क भी मेरा है, ये इदारे मेरे हैं, मैं इनका मालिक हूँ। इस मुल्क के पहाड़ों का मैं मालिक हूँ, इसके दरियाओं का, इसके समंदर का, इसके ग्लेशियर्स का, इसके जंगलों का मैं मालिक हूँ अपने लोगों के साथ मिलकर। हम इसको ओन करते हैं। आपने देखा है ना कि हम कहीं से गुजर रहे हों, मेरे साथ आपने शिकार खेला है, जंगल में कोई लकड़ी काट रहा हो, मैं उतर के गले पड़ जाता हूँ। और पहला सवाल लोग क्या करते हैं, आपका यहाँ से क्या ताल्लुक़ है? तो मैं क्या कहता हूँ, मेरा जंगल है, मैं नहीं काटने दूंगा। कितनी दफ़ा लड़ाई हुई है, कई दफ़ा फटा हुआ ना कि ये मैं नहीं करने दूंगा। मैं इसको ओन करता हूँ, ये मेरा मुल्क है। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, मार पड़ी है, टूटा हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, इसके बावजूद मैं इसको ओन करता हूँ। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ अपने मुल्क से, अपनी मट्टी से, अल्लाह की बरकत से। वोट डालना है कल? मैं वोट डालूंगा जाके, और मैं उम्मीद करूंगा मेरा पूरा पाकिस्तान निकल कर वोट डालेगा। हम बैलेट बक्सों की वो हालत कर देंगे कि वो फटने वाले हो जाएंगे, फिर गिनते रहो बैग। तो इमरान, वोट का पहरा जो सा कितना ज़रूरी है? देखें, ये तो पब्लिक देगी। पंजाबी जो है ना अली, ये बहुत सियाना है। देखो मैं उधर से हूँ, तू इधर से है, हमेशा बुराई मेरे पे ही क्यों आई है? तू मेरे से ज़्यादा भाई समझदार है, मेरे से ज़्यादा समझदार है, और मुझे समझ वाली बातें भी बताता है हमेशा। बात पता है कि आप पश्तून को, बलोच को पूरा साल लड़ाएं, उसको बताएं ये आपका हक है, वो सारा साल लड़ता रहेगा, थक जाएगा, टूटेगा, गिरेगा, उठेगा, फिर गले पड़ जाएगा, थक जाएगा, टूटेगा, गिरेगा, उठेगा, फिर गले पड़ जाएगा, मार खाएगा, थक जाएगा, बेहोश हो जाएगा, उठेगा, होश में आएगा, फिर गले पड़ जाएगा। कि नेचर ही ऐसी है, पहाड़ों पे रहता है वो। हमारा जो पंजाब वाला ना, ये बहुत समझदार है, ये वेट करेगा, वेट वेट वेट, नाउ दिस इज़ माई टाइम। ये मौका देख के चौका मारता है पंजाब में, ये एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो जो आदमी जेल में बैठा हुआ है ना, उसके बारे में मैंने कल अल्लामा राजा अब्बास नकवी साहब गए थे, उनसे मिलने, वो आलम दीन है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी आप
एक तो मैंने स्पेशली उनसे सवाल किया, 2-4 सवाल थे तो स्पेशली किया। मैंने कहा मुझे बताएं कि आप पहले इस आदमी को मिले थे, आप अब इस आदमी को मिले हैं, फ़र्क बताएं। उन्होंने कहा जी ये तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है जिससे मैं अब मिला हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहते लीडर वो पहले भी था, सियासतदान वो पहले भी था, असेसमेंट उसकी पहले भी ठीक होती थी, वो डट जाने वाला पहले भी था, दलेर भी था। कहता है अब वो रिलीजियसली दलेर है। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है वो उसका ईमान, उसका तकवा वो किसी और लेवल पे है। उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से अमानत है इमरान साहब, लोगों को बता देना कि मैं जिस आदमी से मिलकर आया हूँ वो कई उलमा से ज़्यादा अब दीन को जानता है। उसने कुरान पाक की वो आयतें याद कर दी हैं उर्दू में और अंग्रेज़ी में कि उसको पता है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ, वो सफ़ा नंबर के साथ रेफरेंस दे देता है। मैंने उलमा को ऐसा करते हुए नहीं देखा, और मैंने इस उम्र में किसी का इतना हाफजा भी नहीं देखा कि वो 70 साल की उम्र के बाद कुरान पाक को ऐसे याद कर रहा है और ऐसी चीज़ें उसको याद हैं, अहादीस और कुरान पाक, और वो मेरे सामने बैठ के रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर डिबेट कर रहा था। उसको इस बात की एक्साइटमेंट थी कि एक आलम दीन आया तो इसके साथ बात करने का मज़ा आएगा मुझे। तो उसने कहा जी वो ये लेवल है। मैंने उसको पहले से ज़्यादा मजबूत देखा, पहले से ज़्यादा कमिटेड देखा, और वो इतना कॉन्फिडेंट है अपनी कौम के ऊपर कि हमें बाहर रह के इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना उसको अंदर बैठ के है। पता नहीं क्या देख रहा है। क्या देखते हैं फिर? कल सरप्राइज़ देगी अवाम? क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें? ना अवाम तो सरप्राइज़ दे चुकी है, और कितना सरप्राइज़ देगी? अभी कितना टेस्ट करना है अवाम को? उसने सरप्राइज़ आपको दे दिया एक्चुअली। पब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने, सबको पता है कि अवाम क्या चाहती है। बात यह है कि ये निज़ाम अवाम की बात कब सुनता है। कल एक ऐसा मौका है जब अवाम की, नॉर्मली अवाम जो आवाज़ देती है उसकी आप पिच अगर 20-30 आप ले लें, इस लेवल तक वो अपनी पिच को लेकर आ रहे हैं, कल वो 100 की पिच पे जाएगा। क्या जो निज़ाम के कान हैं वो उसको कल सुनेंगे या एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देंगे? डिपेंड इस पे करता है। डिपेंड इस पे नहीं करता कि पब्लिक चाहती क्या है, वो सबको पता है क्या चाहती है। कल वो ये बताएगी वो कितने ज़ोर से चाहती है, और देखना ये है कि निज़ाम के कान इतनी ज़ोरदार आवाज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं या उस पर लब्बैक कह देंगे, ये देखना है। सो इमरान, ये सारे हालात को जिस वक्त हम देखते हैं तो क्या अवाम को ये तमाम मुहर्रिकात जो हमने डिस्कस किए हैं, इसके बावजूद भी बेशुमार ऐसी अवाम है जो आज भी बरादरी पे, ख़ानदान पे, वोट बेचने पे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज अभी भी जो है ना वो इस तरह की बैड प्रैक्टिसेस या मैल प्रैक्टिसेस का हिस्सा हैं। क्या वक्त नहीं आ गया कि 76-77 साल बाद जो है वो अब हम इन चीज़ों से बाहर निकलें? यानी बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया, बहुत बदल गया। देखें ये एकदम तो होगा नहीं। अमेरिका में भी बहुत टाइम लगा था, यूरोप में बहुत टाइम लगा था। हम उस फेज़ में दाखिल हो गए हैं जहाँ ये चीज़ें इररेलेवेंट आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। जो हमारे बच्चे हैं ना वो बड़े लीथल हैं। हमने फिर भी लिहाज किया थोड़ा बहुत, अराइएगा है तो जाट है, अपना भाई है। कोई कहता था यार पश्तून है, पठान है, मैं खान कॉलोनी में घुस जाऊँगा, लोग बिला वजह मुझे खाने खिलाना शुरू कर देंगे, और ईगा में चला जाऊँगा तो वो कहेंगे हमारा आदमी आ गया है, घुसाओ इसको अंदर। तो वो एक थोड़ा था पाकिस्तान में। लेकिन मैंने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो के बाद, यानी बेनज़ीर के पास ये क्वालिटी थी कि वो चारों सूबों की जंजीर अगर कहते थे तो वो गलत नहीं कहते थे। उसके बाद चारों सूबों में इक्वली उसके पास सपोर्ट मौजूद थी। बेशक वो कम हो रही थी वक्त के साथ, लेकिन वो थी। उसके रीज़न हैं कि क्यों कम हो रही थी। इमरान खान वो आदमी आया और इस तरह के लीडर ब्लेसिंग होते। इसके पास चारों सूबों में इसने तमाम नस्लों और तमाम फ़िरकों के लोगों को इकट्ठा कर दिया। यानी आप ये देखें कि इसके लिए एहतजाज सेम टाइम में अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशी और देवबंद, सारे उलमा इकराम सेम टाइम में इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो फ़िरकों वाला मसला हो गया ख़त्म। पठान, पंजाबी, बलोच, सिंधी सब इसने इकट्ठे कर दिए। ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, इसका एनालिसिस करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। यदि इमरान खान देखें कितना और कितनी हुकूमत करना चाहेगा वो, एज के जिस हिस्से में है, क्या वो अभी 100 साल और हुकूमत कर देगा? पॉसिबल ही नहीं। एक हुकूमत, 2 हुकूमत, 3 हुकूमतें। तो जब आपके पास एक ऐसे कदमुत का आदमी हो ना, तो उससे आप कुछ और ना करें तो एक नेशन बनाने का फ़ायदा आप उठा लेते हैं। बाकी निज़ाम की मर्ज़ी है, निज़ाम जो मर्ज़ी करे। मेरे ख्याल में दीवार के साथ लगाना या लोगों के ऊपर सख्ती करना ये मसले का हल नहीं होगा। अब देखें ना, ये जो कुछ भी हुआ, एक लाइटर नोट में मैं आपको बताऊं, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो जहांगीर तरीन को हुआ। पहले दिसंबर में एक कैंडिडेट बिठाया, बल्ला नहीं था, दूसरा आ गया। जनवरी में दूसरा बिठाया, क्योंकि बल्ला निशान नहीं था, तीसरी आ गई। फरवरी की 4 तारीख को तीसरी बिठाई, बल्ला नहीं था, अब नलके के साथ मुकाबला है। और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 3 और स्पेयर पड़े हुए हैं
तो ये कैसा इलेक्शन इसको उठाओगे, अब एक और बिठा देंगे, एक और खड़ा कर देंगे। अब किस किस को खरीदा जाए और किस किस को दबाया जाए। यानी बल्ला ना होने का सबसे ज्यादा नुकसान तो जहांगीर तरीन को हुआ। जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो दस्तबरदारी जो है वो लोगों की एक के बाद दूसरा फिर यार जो गायब होता है इनके दफ्तर से निकलता है, मैं तो ये हैरान हूँ। और गायब होने से पहले वो बहुत बड़ा एक एब्सकाउंटर होता है जिसकी तलाश होती है, और वहाँ वो इनके दफ्तर में पुलिस की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टाटा बाय बाय करके निकल भी जाता है। तो ये चीज़ें ना, या तो फिर होता ये कि फिर कानून का डंडा चलता और पता चलता कि किसने क्या किया और सारे सबूत सामने आते। अगर सेलेक्टिव कानून का डंडा चलना है तो ये भी वक्त गुजर जाएगा। मैंने एक नौकरी पता क्यों छोड़ी थी 2014 में, कि मेरे ऊपर ये दबाव था कि इमरान खान के धरने को बड़ा करके दिखाना है। मैंने कहा मेरे से नहीं होता बड़ा, ये जितना है ये इतना ही रहेगा। अगर आप कहते हैं कि इसको बड़ा करना है तो मेरे से नहीं होता, ये हफ्ते वाले दिन इतवार वाले दिन बहुत बड़ा होता है, उस दिन मैं बड़ा कर दूंगा। ये मंगल बुध को छोटा हो जाता है तो उस दिन मैं छोटा कर दूंगा। तो मेरे पे सख्ती की गई और मुझे नौकरी छोड़नी पड़ गई वो वाली, और मुझे ऑफियर कर दिया गया, मैंने नौकरी छोड़ दी। अब वो वक्त भी था इमरान खान पे जब उसके लिए बंदे नौकरियों से निकाले जाते थे उसको सपोर्ट ना करने पे। हुआ ना, ये मेरे साथ हुआ। और ये वक्त भी आया कि जब उसका नाम लेने पे बंदे नौकरी से निकाले जाते हैं। तो ये वक्त इंसानों के बीच में फिरता रहता है। जब राणा सनाउल्लाह पे बुरा वक्त था और इसके ऊपर झूठा केस बना था मंशियात का, तो मैं पूरी ताकत से इसके साथ खड़ा हुआ था। मैंने इसको भुगता इस मामले को। मुझे बहुत धमकियां भी आई कि यार तुम्हारी तो इनके खिलाफ है सोच, ये तो पैनामा वाला। मैंने कहा जो भी है, इधर ये बंदा ठीक कह रहा है, यहां इसके साथ ज्यादती हो रही, मैं इसके साथ खड़ा हूंगा। मैंने भुगता इस मामले को। तो क्या मुझे उससे फायदा हुआ? वो तो आपने ही मुझे बताया जब मैं अंदर था, सबसे ज्यादा मेरे पे कीचड़ राणा सनाउल्लाह ने उछाला। वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। कोई भी चीज़ कभी भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं होती। हमने बेशुमार लोगों को माइनस किया, वो प्लस हो गए इस मुल्क में। हमने इससे सीखा ही नहीं आज तक। क्या ये बेहतरीन वक्त नहीं है कल का दिन के पाकिस्तान की जितनी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप को सिर्फ कानून और आइन के ताबे करें, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने सारे गुनाह, जितने गुनाह इलेक्शन कमीशन ने पिछले 1 से 1.5 साल में किए हैं, जिससे अवामी एतमाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे पे बिल्कुल जो है वो 0 पॉइंट पे ही है। ऑलमोस्ट इट इज़ एट द लोएस्ट पॉइंट। क्या ये अब वक्त नहीं है कि ये कल एक बिल्कुल एक ऐसा कम अज़ कम चलें, वट एवर इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, लेकिन कम अज़ कम इस इलेक्शन के जो प्रोसेस है इस पे तो कोई अवामी एतमाद जो है वो बहाल करें, और ये बिल्कुल कानून और आइन के सिर्फ खालिसतन कानून और आइन के ताबे होकर काम करें। आइडियलिस्ट थे ना आप हमेशा से, वो जज्बा मरता ही नहीं है। आज भी आप वही हैं। देखें जो आप मांग रहे हैं वो आइडियल है, और उसके बाद तो मसला ही कोई नहीं है फिर। लेकिन मुझे वो एक इसके ऊपर शेर याद आ गया, नईम बुखारी साहब ने एक दिन सुनाया था। और ये बात तब की है जब मैं छोटा सा होता था और नईम बुखारी साहब पीटीवी पे प्रोग्राम किया करते थे। उन्होंने कहा पानी दे विच मार ना सोटा, ए पाटे ऐ नहीं होना, तो जो तू चाहना है वो नहीं होना। वक्त लगेगा, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और ग्रे एरियाज ख़त्म होंगे। वाइट को हम वाइट कहा करेंगे, ब्लैक को हम ब्लैक कहा करेंगे, और इसके बीच में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हाँ, थोड़े से हालात ठीक नहीं हैं, कहीं पे ज़िद आ गई है, कहीं पे किसी ने इसको चैलेंज के तौर पे ले लिया है, किसी ने इसको अना के तौर पे ले लिया है, किसी का ज़ाती मफाद सामने आ गया है, किसी को ख़तरा नज़र आ रहा है। हर एक के अपने अपने फेयर्स और अपनी अपनी लालचें हैं। इनसे जब बाहर निकलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अभी निकल जाएंगे तो अभी आगे बढ़ जाएंगे, अभी नहीं निकलेंगे तो अली अशफाक भी यहाँ पे, इमरान रियाज भी यहाँ पे, ये माइक भी यहीं पे लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मौका दिया तो हम दोबारा इस पे बात कर रहे हैं इंशाल्लाह बारिक ताला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया। और नाश्ते के लिए तो बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ेदार। थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट सेशन। मैं सबको बता देता हूँ, ये हरीसा खिलाता है बहुत ज़बरदस्त बना के। थैंक यू। तैयार रहे सारे।